7 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का करेली थाना में एक फोन कॉल से हड़कंप मच गया। 2 हत्याएं एक पिता और उसकी बेटी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। क्या ये कोई संपत्ति विवाद था या फिर इसके पीछे छुपा था एक गहरा राज? एक परिवार बिखर चुका था, शक की सुई रिश्तों पर घूम रही थी और पुलिस के सामने थे अनसुलझे सवाल। कौन था इस खौफनाक जुर्म का गुनहगार और क्यों की गई ये निर्दय हत्या? जांच के दौरान ऐसे खुलासे हुए जिसने सबको चौंका दिया। प्यार, धोखा और साजिश का ऐसा जाल जिसे सुलझाने में पुलिस को पसीना आ गया। देखिए इस खौफनाक डबल मर्डर केस की पूरी कहानी। आखिर क्या था इस दर्दनाक घटना का सच? यह बात 2017 की है। इलाहाबाद के करेली थाने में 7 जनवरी 2017 की सुबह एक कॉल आती है। कॉल करने वाले ने बताया कि इलाके में 2 लोगों की हत्या हो गई है। खबर सुनते ही करेली थाने की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि हत्यारों ने करेली थाना क्षेत्र के नयापुरवा में रहने वाले समाचार पत्र विक्रेता माधव प्रसाद और उनकी बेटी अर्चना की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 55 वर्षीय माधव प्रसाद की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी, जबकि अर्चना की लाश घर के आंगन में थी। घटनास्थल का मंजर दिल दहला देने वाला था। दोनों के सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटों के निशान थे। उनकी हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। घर के सामान की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि लूटपाट का कोई मामला नहीं था। कमरे में रखी अलमारी अपनी जगह पर सही सलामत थी और मृतिका का मोबाइल भी वहीं मौजूद था। घटनास्थल की स्थिति ने पुलिस को 3 अहम बातें समझ आईं। पहली यह कि मामला लूटपाट का कतई नहीं था। दूसरी, हत्यारे मृतकों के परिचित थे। और तीसरी, हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। डॉग स्क्वाड ने घर के आंगन में जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। फॉरेंसिक टीम ने खून के नमूने और अन्य सबूतों को जांच के लिए इकट्ठा कर लिया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। माधव प्रसाद की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके 3 बेटियां थीं, अर्चना, सुलोचना और वंदना। अर्चना की शादी 4 साल पहले कौशाम्बी जिले के राजू से हुई थी, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो गई, जिससे अर्चना अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मायके आ गई थी। 1 साल पहले अर्चना ने बेनीगंज निवासी विश्वजीत सिंह से प्रेम विवाह कर लिया था। हालांकि वह अपने पिता की देखभाल के लिए अक्सर उनके साथ ही रहती थी। अर्चना से छोटी सुलोचना ने 1 साल पहले सुलेमसराय के रहने वाले साहिल उर्फ वीरू से प्रेम विवाह किया था और वह अपने पति के साथ मुंडेरा में किराए के मकान में रह रही थी। सबसे छोटी बहन वंदना अपने पति अजय के साथ ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। माधव प्रसाद की मौत की खबर सुनकर वंदना, उसके पति अजय और कुछ अन्य रिश्तेदार तुरंत उनके घर पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि वारदात के दौरान आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई आहट या शोर सुनाई नहीं दिया था। 7 जनवरी 2017 की सुबह अर्चना का पति विश्वजीत घर पहुंचा। उसने सबसे पहले 5 जनवरी की शाम अर्चना से आखिरी मुलाकात की बात बताई। अगले दिन यानी 6 जनवरी की शाम वह फिर से अर्चना से मिलने आया, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने कई बार अर्चना को फोन किया, लेकिन घंटी बजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। यह स्थिति विश्वजीत को असामान्य लगी। बिना बताए माधव प्रसाद और अर्चना ने कभी घर नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उनका कहीं जाने का कोई प्लान भी नहीं था। विश्वजीत को पूरा यकीन था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। चिंता से परेशान विश्वजीत ने 7 जनवरी की सुबह पड़ोस की दीवार फांदकर घर में दाखिल होने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। कमरे में माधव प्रसाद की लाश पड़ी थी और आंगन में अर्चना की खून से सनी लाश पड़ी थी। विश्वजीत ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विपिन टाड़ा, सीओ रुपेश सिंह और स्थानीय थाना करेली के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अब तक की जांच से यह साफ था कि मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस को हर सुराग को जोड़ते हुए यह पता लगाना था कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतकों के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विश्वजीत की शिकायत पर अज्ञात हथियारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। चूंकि यह दोहरे हत्याकांड का मामला था और इसमें कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही थी। एसएसपी सल्भ माथुर ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए
अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। एसपी विपिन टाड़ा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस को हत्या की वजह समझने के लिए मृतकों के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी ने नए पहलू उजागर किए। पूछताछ में पता चला कि हत्याकांड को 5 जनवरी की रात अंजाम दिया गया था, क्योंकि उसी दिन शाम को अर्चना का पति विश्वजीत उससे मिलकर गया था और तब तक सब कुछ सामान्य था। जांच के दौरान पुलिस को माधव प्रसाद के परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद के बारे में जानकारी मिली। माधव प्रसाद 3 भाइयों में से एक थे। उनका भाई राम अवतार उनके साथ रहता था, जबकि तीसरा भाई राम स्वरूप अलग मकान बनाकर अपनी पत्नी और बेटों के साथ रह रहा था। राम अवतार और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उनकी मौत के बाद उनका हिस्सा माधव प्रसाद के पास आ गया था, लेकिन राम स्वरूप और उनके बेटों को यह बात नागवार गुजर रही थी। वे राम अवतार के हिस्से पर अपना हक जताने लगे। इस विवाद के कारण रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई थी और माधव प्रसाद और राम स्वरूप के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। पुलिस ने संपत्ति विवाद के चलते माधव प्रसाद के भाई राम स्वरूप और उनके बेटों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि माधव प्रसाद की दूसरी बेटी सुलोचना 3 जनवरी से लापता थी। पुलिस का शक सुलोचना के पति साहिल पर गया, क्योंकि वह अक्सर उससे झगड़ा करता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने साहिल को संदिग्ध मानकर उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाली। घटना वाली रात उसकी लोकेशन नया पुरवा में ही मिली और एक अन्य नंबर पर उसकी लगातार बातचीत का पता चला। उस नंबर की लोकेशन भी वहीं थी। सख्ती से पूछताछ करने पर साहिल टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने अपने बहनोई योगेश के साथ मिलकर माधव प्रसाद, अर्चना और अपनी पत्नी सुलोचना की हत्या की थी। साहिल ठेके पर हलवाई का काम करता था और स्वभाव से बेहद रसिक मिजाज था। सुलोचना से शादी के कुछ महीनों बाद ही वह सुमन नाम की महिला के प्यार में पड़ गया और चुपके से उससे भी शादी कर ली। सुमन को उसने अपने पैतृक घर में रखा था, जबकि सुलोचना के साथ वह अलग रहता था। साहिल दोनों पत्नियों को धोखे में रखकर खुद को बेहद चालाक समझता था। दिन में वह सुमन के साथ समय बिताता और रात में सुलोचना के पास लौट आता, लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जब सुलोचना को उसकी दूसरी शादी की सच्चाई पता चली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। साहिल को लगा था कि कुछ दिन की लड़ाई झगड़े के बाद सुलोचना शांत हो जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन सुलोचना का गुस्सा शांत होने की बजाय और बढ़ता गया। एक दिन सुलोचना ने साहिल से साफ साफ कह दिया कि उसे सुमन को छोड़ना होगा, वरना वह उसे छोड़ देगी। साहिल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद सुलोचना ने साहिल की दूसरी शादी के बारे में अपनी बहनों को बता दिया। बहनों ने भी साहिल पर दबाव बनाने की सलाह दी ताकि वह सुमन को छोड़ दे। सुलोचना लगातार साहिल पर सुमन को छोड़ने का दबाव डालने लगी। साहिल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता और बहाने बनाकर मामले को टाल रहा था, लेकिन एक दिन सुलोचना ने उसे पुलिस में जाने की धमकी भी दे डाली। सुलोचना की धमकी से साहिल डर गया। वह एक फितर सोच का इंसान था और रोज रोज के झगड़ों से परेशान था। उसे डर था कि अगर सुलोचना इसी तरह करती रही तो एक दिन वह उसे जेल भी भिजवा सकती है। 1 जनवरी को भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल ने मन ही मन तय कर लिया कि वह सुलोचना को रास्ते से हटा देगा। 2 जनवरी की रात साहिल सुलोचना के पास ही रुका था। रात के वक्त जब सुलोचना गहरी नींद में सो रही थी, साहिल ने उसकी गले में दुपट्टा कसकर फांसी लगा दी। जैसे ही गले पर दबाव पड़ा, सुलोचना की आंखें खुली और उसने साहिल को देखा। मौत को सामने देखकर उसने बचाव के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन साहिल ने उसे काबू कर लिया। कुछ ही देर में सुलोचना ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद साहिल वहीं लाश के पास सो गया। अब उसे लाश को ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगी। उसने शाम को अपने बहनोई योगेश को फोन किया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में दोनों सुलोचना की लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे पर मुंडेरा कस्बे में ले गए। पहचान मिटाने के लिए साहिल ने सुलोचना के चेहरे को पत्थर से कुचला और लाश को तालाब में फेंकने से पहले उसके साथ एक बड़ा पत्थर बांध दिया ताकि वह पानी से ऊपर ना आ सके। इसके बाद दोनों आश्वस्त होकर अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन साहिल ने माधव प्रसाद और उसके दोनों दादों को सुलोचना के गायब होने की खबर दी। उसने बताया कि सुलोचना उससे नाराज होकर बिना बताए कहीं चली गई है। इसके बाद वह ससुराल पहुंचा और साली अर्चना को भी सुलोचना के गायब होने की बात बताई। यह सुनकर अर्चना परेशान हो गई
और उसने साहिल को धमकी दी कि अगर सुलोचना नहीं मिली तो वह उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। यह धमकी साहिल के लिए खतरे की घंटी साबित हुई और वह घबराया हुआ था। साहिल की रातों की नींद उड़ गई। उसे डर था कि अगर अर्चना और उसके पिता ने उसके खिलाफ कुछ किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उसकी हैवानियत भरी सोच ने एक नया मोड़ लिया। उसने तय किया कि अर्चना और माधव प्रसाद को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। साहिल जानता था कि माधव प्रसाद का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इससे पूरा शक उसके भाई पर जाएगा, जो उसकी योजना को अंजाम देने में मदद कर सकता था। 5 जनवरी की रात साहिल अपने बहनोई योगेश के साथ चाकू लेकर ससुराल पहुंचा। अर्चना कुछ देर में आने की बात कहकर घर से बाहर चली गई थी। उसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ने घर में रखे छोटे मूसल से माधव प्रसाद की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों अर्चना के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अर्चना अंदर आई, उसने खून खराबा देखकर शोर मचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन साहिल और योगेश ने उसे पकड़ लिया और आंगन में गिराकर साथ लाए। चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या करने के बाद घर में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। साहिल ताला अपने साथ लेकर आया था और यह योजना पहले से बनाई हुई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर सुलोचना की लाश भी बरामद की, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साहिल ने सोचा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी क्रूरता और योजना को देखकर कोई भी हैरान रह गया। अंततः साहिल और योगेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वह अब जेल में है। आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। यह बात 2016 की है। मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। इलाहाबाद का मोहम्मद इमरान भी इन्हीं सपनों को लेकर इस माया नगरी में आया था। अपने रियल एस्टेट के मुनाफेदार काम को छोड़कर उसने एक्टिंग की दुनिया में नाम बनाने की ठान ली थी। जब फिल्मी दुनिया ने उसे नकार दिया तो उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करनी पड़। वर्ष 2011 में इमरान को डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट की शूटिंग के दौरान सुरक्षा ड्यूटी करने का मौका मिला। वहां उसने देखा कि फिल्मों में अपराध को किस तरह से पेश किया जाता है। यही उसकी मुलाकात हुई जितेश नाम के व्यक्ति से, जो बाहर से साधारण लेकिन अंदर से कुछ और ही था। जितेश से मिलकर इमरान ने अपराध का ठेका लेने वाला एक गिरोह बना लिया। लोगों का अपहरण कर फिरौती वसूल करने को अपना धंधा बना लिया। राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ उसके निशाने पर थे। इमरान की जिंदगी का मोड़ यही नहीं रुका। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप और नीतू से हुई। नीतू और संदीप एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन उनकी असल पहचान थी अपराध की दुनिया के खिलाड़ी। धीरे धीरे संदीप और नीतू इमरान के साथ मिल गए। तीनों ने मिलकर अपहरण के धंधे की एक खतरनाक साजिश रची। इस गैंग में नीतू का रोल सबसे अहम था। वह अपने झूठे रुतबे का इस्तेमाल कर शिकार फंसाती थी। जब कोई जाल में फंसता तो इमरान और संदीप उसे अगवा कर लेते। नीतू के जरिए इमरान बड़े बड़े लोगों को अपने शिकंजे में लाता। अपहरण के बाद मांग की गई फिरौती की रकम सीधा संदीप के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाती। इस गिरोह का खेल धीरे धीरे बड़ा होता गया। इमरान, जितेश, संदीप और नीतू एक गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। नीतू अपनी पहचान और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर थी। वह खुद को महिला आयोग की सदस्य बताती थी, जिससे लोग आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर लेते। करीब 2 साल पहले नीतू की मुलाकात जल निगम के एक ठेकेदार से हुई। यह ठेकेदार मूल रूप से रामपुर का रहने वाला था और अपनी पत्नी के साथ विवादों में घिरा हुआ था। नीतू ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और महिला आयोग की सदस्य बनकर ठेकेदार की पत्नी की काउंसलिंग करने का नाटक शुरू कर दिया। हर बार रामपुर जाकर नीतू ठेकेदार से 5,000 रुपए प्रति विजिट वसूलती थी। इसी ठेकेदार के जरिए नीतू की पहचान अब्दुल सलीम फरीदी से हुई। जल निगम में सेक्शन इंजीनियर फरीदी को नीतू ने अपनी झूठी पहचान और प्रभावशाली बातें दिखाकर भरोसे में ले लिया। नीतू को लगा कि फरीदी का अपहरण करने पर करोड़ों रुपए की फिरौती मिल सकती है। उसने उनकी जानकारी अपने साथियों संदीप और इमरान को दी और तीनों ने मिलकर फरीदी को अगवा करने का प्लान बना लिया। उनका इरादा था 3 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलना। सलीम फरीदी, नीतू और संदीप के परिचित थे, इसलिए उन्हें शक भी नहीं हुआ। नीतू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए सलीम को लखनऊ के सहारागंज मॉल के पास बुलाया। वहां संदीप और इमरान पहले से ही तैयार थे। जैसे ही सलीम वहां पहुंचे, तीनों ने मिलकर उनका अपहरण कर लिया। सलीम को जबरदस्ती कार में डालकर इमरान उन्हें लेकर इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद पहुंचने के बाद शुरू हुई फिरौती की बातचीत, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। अपहर्ताओं ने उससे 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली।
यह सुनकर फरीदी के होश उड़ गए। उसने अपहर्ताओं को बताया कि वह सेक्शन इंजीनियर नहीं बल्कि क्लर्क है। जब इस बात की जांच की गई तो फरीदी की बात सही साबित हुई और पूरी योजना मुश्किल में फंस गई। सलीम फरीदी की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह 3 करोड़ रुपए दे सके। खेल बिगड़ते ही बदमाशों ने फरीदी से 10 लाख की फिरौती मांग ली। उन्होंने फिरौती की रकम मांगने और बातचीत के लिए फरीदी का ही मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। जैसे ही रकम बैंक में जमा हुई, बदमाशों के बीच विवाद शुरू हो गया। संदीप के अकाउंट में फिरौती की रकम जमा होने का SMS आते ही नीतू का कहना था कि फरीदी को मार देना चाहिए क्योंकि वह उन्हें पहचानता है। वहीं संदीप चाहता था कि नीतू को मार दिया जाए क्योंकि वह अब बोझ बन चुकी थी। नीतू संदीप से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। इमरान ने फरीदी से वादा किया था कि वह फिरौती मिलने के बाद उसे जान से नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही नीतू ने फरीदी को मारने की जिद की, इमरान ने अपनी गुस्से में नीतू को गोली मार दी। फिर संदीप ने फिरौती की रकम में अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की तो इमरान ने उसे भी जान से मार डाला। संदीप और नीतू की हत्या के बाद इमरान और जितेश मुंबई भागने की तैयारी में लग गए। इमरान ने नीतू की लाश को इलाहाबाद के मलका क्षेत्र में फेंक दिया और फरीदी को 3000 देकर छोड़ दिया। इसके बाद इमरान ने संदीप का चेहरा पत्थर से कुचलकर उसे गोली मार दी। उसका शव हंडिया बघा हाईवे पर झाड़ियों में फेंक दिया गया, जबकि नीतू की लाश करीब 4 किलोमीटर आगे नैनी में ठिकाने लगा दी। संदीप और नीतू की हत्या के बाद इमरान और जितेश मुंबई भागने की फिराक में जुट गए। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से दोनों ने अपना मुंबई का टिकट कटाया और जहाज में बैठ गए। इस बात की सूचना लखनऊ पुलिस को लग चुकी थी। तब तक जहाज रनवे से उड़ान भरने की तैयारी में स्पीड पकड़ चुका था। इसी बीच विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का संकेत मिला। विमान रनवे पर रोका तो पुलिस ने विमान को घेर लिया। विमान के अंदर से पुलिस ने इमरान और जितेश को पकड़ लिया। लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इलाहाबाद में हुए डबल मर्डर के सनसनीखेज कांड को उजागर कर दिया। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। वह कहानी यूं थी, मुंबई में पहुंचने के बाद इमरान और उसके साथियों ने तय कर लिया था कि फरीदी की फिरौती वसूलने के बाद उसे मार दिया जाएगा। लेकिन जब वे लखनऊ पहुंचे तो उनके इरादे बदल गए। दरअसल संदीप की वजह से 4-5 वारदातों में नुकसान हुआ था और इमरान नाराज था। उसने जितेश को अपने साथ लिया और संदीप को ठिकाने लगाने की साजिश रची। संदीप और इमरान के बीच एक नई समस्या उभरी। संदीप ने इमरान से अपनी प्रेमिका नीतू को मारने की बातचीत की। दरअसल नीतू संदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन संदीप पहले से शादीशुदा था। नीतू लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी और संदीप पारिवारिक कारणों से उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी बीच नीतू का इरादा था कि फिरौती की रकम मिलने के बाद फरीदी का काम तमाम कर दिया जाएगा। वे सभी इलाहाबाद के मलका क्षेत्र में थे, जहां फरीदी की हत्या करने का प्लान था। इमरान ने फरीदी पर पिस्टल तानी तो फरीदी का पसीना छूट गया और उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसी पल इमरान ने पिस्टल नीतू की तरफ घुमा दी और उसे गोली मार दी। जैसे ही फरीदी ने आंखें खोली, उसने नीत को तड़पते हुए देखा। नीतू को मारने के बाद संदीप ने नीतू के हिस्से का पैसा भी मांगना शुरू कर दिया। दोनों की गलत जानकारी के कारण ही फरीदी को अगवा किया गया था। पहले भी संदीप और नीतू के गलत फैसलों के चलते इमरान को नुकसान हो चुका था। अब फिरौती में हिस्सा मांगने के कारण इमरान ने संदीप को भी मार डालने का फैसला किया। इमरान और जितेश ने अपने अपराधों को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन उनकी साजिश अंततः उनके लिए महंगी साबित हुई। जब लखनऊ पुलिस और STF ने दोनों को गिरफ्तार किया तो उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए और अदालत में पेश किया गया। इमरान और जितेश को हत्या, अपहरण और फिरौती वसूलने के आरोपों में सजा दी गई। कोर्ट ने उन्हें जिंदगी भर की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। उनकी सजा ने यह साफ कर दिया कि अपराध चाहे जितने भी शातिर तरीके से किए जाए, अंततः कानून का हाथ हमेशा उनका पीछा करता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचे। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।